सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले चूंग रेप केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर ज्यादती के 2 मुकदमात में कमजोर तफ्तीश और कानून में सुकम के बायस अदम शवाहिद की बिना पर रिहाई पाने में कामयाब रहा और अदालत में चंद रोज पहले पेशी देने के बाद मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक। हमारा कानून कमजोर है या ये मुजरिम इतना निडर है कि रिहाई के बाद फौरन उसने वही काम दोबारा से कर दिया? जी बिल्कुल, अगर कानून की बात की जाए तो कानून के अंदर इंतहाई जो है वो सुकम मौजूद हैं। और अगर जुडिशल सिस्टम की बात की जाए तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन की, केस की फाइंडिंग और अदालतों का जो डिले है उसकी वजह से मुलजिमान बच जाने में कामयाब होते हैं। अगर हम देखें तो लाहौर में मोटरवे ज़्यादती का केस हुआ, उसके मुलजिम को अभी तक जो है वो सज़ा नहीं मिल पाई। सज़ा ख्वाह उसको अनाउंस कर दी गई है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ क्योंकि वो केस जो है वो दोबारा अपील्स में गया और अपीलों में अभी तक अदालतें जो हैं वो उस केस की फाइंडिंग जो है वो नहीं दे सकी। इसी तरह ये मुलजिम जो आज उमर जिसको गिरफ़्तार किया गया है और इसका साथी मनसब गिरफ़्तार हुआ है, इसके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पे नज़र डाली जाए तो ये काफ़ी दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि मुलजिम उमर के खिलाफ ज़्यादती का पहला मुकदमा जो बिहाड़ी में दर्ज किया गया, ये 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 26 दिसंबर 2018 को मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और 19 जून 2020 को ये मुलजिम अदालत से बरी हो गया, रिहाई पा गया और ये केस जो है अभी भी उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरह जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ ये लाहौर के इलाका नवाब टाउन में दर्ज किया गया, जिसमें 2020 में ये थाना नवाब टाउन में एक शमीम नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया, जिसने बताया कि ये रिक्शा ड्राइवर जब उस रिक्शे के अंदर खातून बैठी थी तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मुलजिम को गिरफ़्तार किया और 8 माह तक ये केस जो है वो चलता रहा, जिसके बाद शमीम बीबी बीमारी की वजह से उसने और अदालतों में चक्कर लगाने की वजह से उसने केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि उसी केस में 2021 के जो 2 अगस्त को इसके लिए समन भिजवाया गया था अदालत में और अदालत में इसने पेशी भी दी, अपनी भुगती और उसके बाद ये दोबारा इसी घिनौने काम में मुलविस हुआ और इसने गुज़िश्ता रात जो बिहाड़ी की 2 ख़वातीन थी जिसमें माँ और बेटी शामिल थी, उनको अपने साथी मनसब के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने उमर को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया है और जो दफ़ात पहले मुकदमात में शामिल थी वही दफ़ात यहाँ पे भी लगी हैं और इसमें भी जो पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं उसमें अगर किसी जगह के ऊपर कानून में सुकम रहा या इन्वेस्टिगेशन ठीक ना रही तो ये मुलजिम दोबारा बाहर आ जाएगा। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सफदर शाहीन पीरजादा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानूनी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है तफ्तीश का? इतनी कमज़ोर तफ्तीश है कि मुलजिम पहले रिहा हो जाता है और बाहर निकल के वो फिर वही घिनौना काम दोबारा कर देता है। हमारे मौजूदा कवानीन में है उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट या फोरेंसिक एविडेंस की तरफ हम आना नहीं चाह रहे या आ नहीं रहे। सबसे मेन प्रॉब्लम ही वो है। हमारे यहाँ आज भी वही कानून है कि अगर जुर्म हुआ है तो 2 गवाह होंगे तो उसको सजा होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कानून बनाने वालों से कि क्या जो मुजरम है वो पहले 2 गवाह लेके आएगा फिर जुर्म करेगा? नॉट एट ऑल। होना ये चाहिए कि फोरेंसिक एविडेंस जो है ना उस पर रिलाई किया जाए, उसके मुताबिक जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस है, FIA हैं, जितनी भी हैं उनको उसके मुताबिक ट्रेन किया जाए। बदकिस्मती का आलम ये है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज भी उसी पुरानी मेथोडोलॉजी पे चल रही है। मुलज़म को पकड़ा, उसको लिस्टर मारे, उस पर तशद्दुद किया, उसको मनवा लिया, वो जब कोर्ट में जाता है मुकर जाता है, उसको पुलिस कहती है, सोचती है कि हम बड़ा खुश हो गए, हमने मुजरम को मनवा लिया, मीडिया में भी आ गया। उस मनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, हमारे कानून में ये लिखा हुआ है। तो इस कानून को अगर हम या तो कानून बदलें कि एडमिशन या कन्फेशन बिफोर पुलिस उसको एडमिसिबल एविडेंस करार दें, लेकिन अगर उसको देंगे तो शायद कोर्ट उसको सेटिस्फाइड करा दे कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं हुई। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि थाना कल्चर को ख़त्म करके जिसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट वो कहती है उसको रिवैम्प करके उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से चलाया जाए। तो मॉडर्नाइज तरीका यही है कि जिस तरह जुर्म की डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे जुर्म करने वाले जो है ना वो नई नई जेहत लेके आते, कवानीन में वही जेहत लेके आई जाए और उनको काउंटर करने के लिए उसी किस्म की ट्रेनिंग जो लेटेस्ट ट्रेनिंग है वो अपने तमाम अदारों को दी जाए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं।
जब तक आप ये नहीं करेंगे, मुजरम जो एक दफा सजा से बच जाता है वो दोबारा ज्यादा फोर्सफुली जी ठीक तरीके है। से। सफदर शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबर है गुजरांवाला से, जहां पर मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का मामला है। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम मोहल्लेदार निकला है। पुलिस ने बिलाल नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तस्वीर दिखाने पर मुतासिरा बच्ची ने तस्दीक भी कर दी है। गुजरांवाला के मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का मामला है। ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम मोहल्लेदार निकला है। पुलिस ने बिलाल नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर दिखाने पर मुतासिरा बच्ची ने भी इस मुल्जिम की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला के मदरसे में 7 साल बच्ची से ज्यादती का वाक़या पेश आया और अब इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के साहिल समंदर पर फंसे जहाज हैंग टैंक 77 को कामयाब ऑपरेशन करके 150 मीटर तक समंदर में खींच लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर महमूद मौलवी का कहना है कि जहाज को जाने की इजाज़त तब तक नहीं देंगे जब तक ये समंदर में जाने के काबिल नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे अयाज राना से, जो इस वक्त महमूद मौलवी के साथ मौजूद हैं। जी अयाज राना, बताइएगा। तो मेरे साथ इस वक्त महमूद मौलवी साहब जो कि बहरी उमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। देखिए, नॉर्मली यही होता है कि शिपिंग एजेंट ही हैंडल करता है, कोई मालिक नहीं होता, हमेशा शिपिंग एजेंट होता है और वो जो भी ड्यूज़ होंगे वो दे देंगे। मेन चीज़ ड्यूज़ के अलावा ये है कि बेसिकली जहाज़ को सी वर्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम IMO के रेगुलेशंस के पाबंद हैं। हम जहाज़ जब तक सी वर्दी नहीं होगा हम इसको जाने नहीं देंगे। और सी वर्दी के होने के लिए इसके बहुत सारे इसमें फॉल्ट्स हैं जो कि MMD ने इसको बता चुके हैं और वो मेरे ख्याल से ये दूर करेंगे। इसमें 2 दिन लगे, इनको 3 दिन लगे या 8 दिन लगे। साहब, इसकी जो टेक्निकल 3 चीज़ें थी जिसके ऊपर आपने पहले भी कहा था कि इसके एंकर्स नहीं थे, वो फिक्स हो गए। इसका इंजन आज हमने देखा वो दोनों इंजन काम कर रहे हैं और अब इसकी नेविगेशन में भी कोई प्रॉब्लम थी, तो अब तो सी वर्दी होता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो इसको मज़ीद आप लोगों ने डिटेन किया हुआ है, बात कोई कह रहा है कि ये अरेस्ट हो गया है। इसके असली इसका क्या स्टेटस है इस वक्त जहाज़ का? मैं आपसे ये कहूँगा, देखें, हमने जहाज़ को डिटेन किया हुआ है डिस्क्रिपेंसीज की वजह से। महमूद मौलवी साहब का कहना है कि ये जो है मामूल की चीज़ें हैं कि ये इस तरह टूटती हैं जब जैसा मानसून का सीज़न होता है, तो ये जहाज़ का मामूल है कि इस तरह। बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। सिंध हुकूमत ने 30 अगस्त से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि हुकूमत वालिदैन और बच्चों के हक़ में फ़ैसला करती है। चाहते हैं कि तालीमी शोबे में वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा हो। मज़ीद तफसीलात समीन नवाज से जानते हैं। समीन, बताइएगा। 30 अगस्त जी बिल्कुल देखिए, 30 अगस्त तक तालीमी इदारे जो हैं वो एक मरतबा फिर सिंध में खोले जाने का जो है ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर महकमा तालीम की जानिब से। लेकिन वैक्सीनेशन लाजमी शर्त करार दी गई है। वैक्सीनेशन के क्या उसूल व ज़वाबित हैं और किन स्कूलों में ये तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, इस पर हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो जो SOPs में चीज़ें हैं वो वैक्सीनेशन शर्त है कि उनका पूरा स्टाफ जितना भी स्कूल का है, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और 3 दिन क्लासेस चलेंगी, एक शिफ्ट की 50% और 3 दिन चलेंगी दूसरी 50% की। बाकी जितने भी SOPs हैं होम की डिपार्टमेंट की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सारी चीज़ें लाजम होंगी। और हमने इसलिए ये सारी चीज़ों वैक्सीनेशन को, इन सब चीज़ों को किया है कि ताकि हम वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ाएं और मुस्तकिल हल जो है उसका निकालें। ऑनलाइन क्लासेस मुस्तकिल हल नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। 2 लाख भी कवर नहीं हुए हैं पूरे सूबे में ऑनलाइन क्लासेस से, बच्चे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। तो इस हवाले से हमने मुकम्मल तौर पर उनके साथ बैठ के क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी हमें साथ लेके चलना है और उनकी जितनी मुश्किलातें हमें दूर करनी है, मगर जो कानून और लॉ में पेरेंट्स को राइट दिए हुए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। जितना सोसाइटी में वैक्सीनेशन का रेट बढ़ेगा तो हम ओपन हो सकेंगे, हमारी मार्केट्स ओपन हो सकेंगी, हम लॉकडाउन से बच सकेंगे। पूरी दुनिया में यही हल है और कोई इसका इलाज नहीं है वबा का। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीनेशन का लोगों में शऊर उजागर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड करने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं और वालिदैन को ख़ास करके ये हिदायत की गई है कि स्कूल में अपना रिकॉर्ड सबमिट करवाएंगे, जो वैक्सीन कार्ड उनका होगा उसकी एंट्री होगी बाकायदा तौर पर, फिर उसके बाद ही बच्चों को ठीक है। बहुत शुक्रिया समीन आपका।
اور آپ کو بتائیں کہ مفتی تقی عثمانی نے طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ نائب امیر مولوی یعقوب کے نام پیغام دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے طالبان کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ طالبان بڑی حکمت اور دور اندیشی سے کام کر رہے ہیں۔ روز ماشاءاللہ خوشی کی خبریں آ رہی ہیں تو دل بہت مسرور ہے۔ میں اب بھی یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 دوسرے گروہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے اس کے لیے ان کو تھوڑا بہت کوئی عہدہ وغیرہ بھی دینا پڑے، اور پھر اس کے بعد پہلا قدم جو ہے وہ دستور اور قانون کی تدوین کا ہوگا۔ جیسے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تدوین کی گئی تھی، اس طرح اب ضرورت ہے کہ اپنے قوانین، اسلامی قوانین کی تدوین کی جائے اور اس میں جدید مسائل کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے لیے فقہ کی ایک جماعت تیار کرنی ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی اہمیت ہے وہ تعلیم کا نظام ہے۔ تعلیم کے نظام میں جہاں مدارس اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، وہاں جو جدید تعلیم گاہیں ہیں ان کے نصاب و نظام میں کس طرح تبدیلی لائی جائے کہ وہاں سے سچے پکے مسلمان پیدا ہوں۔ افغانستان طالبان کے زیر نگی آنے کے بعد بظاہر میرے معلومات کی حد تک کسی کا مقروض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہوں۔ پھر اس میں مالیاتی نظام وہ 100% شریعت کے مطابق ہو۔ آگے بڑھے اور آپ بتائیں کہ محکمہ صحت سندھ کا گدا گروں کی ویکسینیشن کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کرونا موبائل ویکسین کے ذریعے گدا گروں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کفایت بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ صحت نے جو ہے وہ گداگر جو کہ بہت بڑی تعداد میں کراچی میں بھی موجود ہیں، ان کی ویکسینیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جو تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران ہیں انہیں اپنے اپنے علاقوں میں گداگروں کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور کہا یہ بھی کیا کہ کورونا موبائل ویکسینیشن کے ذریعے ان تمام گداگروں کی ویکسینیشن کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ویکسین ان گداگروں کو لگے گی وہ سنگل ڈوز ہے، یعنی کہ کینسائنو جو ویکسین ہے جو سنگل ڈوز ہے وہ ان تمام گداگروں کو لگے گی۔ جس علاقے کا DHO ہوگا وہ اپنے موبائل جو ویکسینیشن موبائل کورونا موبائل ویکسینیشن ہوگی وہ مختلف علاقوں میں جائے گی اور لوکیٹ کیا جائے گا باقاعدہ، کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ 70,000 سے زائد گداگر موجود ہیں، یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ مختلف فلائی اوورز اور پلوں کے نیچے بھی رہتے ہیں، عام سڑکوں پر بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔